हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3। आज तीसरा दिन है ट्यूटोरियल का इस पी.नेट एमवीसी वेबिनार की सीरीज़ में। और आज हम पढ़ेंगे कि एमवीसी को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। जैसे कि हम तो जानते हैं कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग टूल्स हैं, लेकिन मॉडल, व्यू और कंट्रोलर को तीनों को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करके यूज किया जाए। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एचटीटीपी पोस्ट और एचटीटीपी गेट को कैसे परफॉर्म करते हैं। हमारे जो कंट्रोलर पे एक्शन बनते हैं वो सेम एक्शन दो नाम से बन सकते हैं। ये मेथड ओवरलोडिंग के अंतर्गत भी आ सकता है। मेथड ओवरलोडिंग में भी सेम नेम के मेथड्स बना सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर क्या है एमवीसी में कि हम जब भी परफॉर्म करना चाहते, कोई भी अगर हम एच परफॉर्म करना चाहते थे, एच एक्शन, लाइक वो एच गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, तो उसके लिए हमें सेम नाम के एक्शंस देने पड़ते हैं, सेम नाम के मेथड्स देने पड़ते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एच पोस्ट और एच गेट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम अपने मेथड्स बना के इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम एमवीसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया है। कल तक जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ था, एक प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया अपने एमवीसी का। अगर प्रोजेक्ट ओपन करना आ ही रहा होगा, अगर नहीं ओपन करना आता तो प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए फाइल में जाइए, ओपन में जाइए, ओपन के बाद फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद ओपन में जाएंगे, ओपन के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में प्रोजेक्ट की लोकेशन पूछी जाएगी। तो आपके जो भी जिस भी लोकेशन पे आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया है उस पे जाइए, आप उसकी एसएलएन फाइल या प्रोजेक्ट को, सीएस प्रोजेक्ट की फाइल, कोई भी फाइल को, एसएलएन हो या सीएस प्रोजेक्ट की फाइल हो, उसको ओके करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद साइड में आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिखेगा। अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर किसी विजुअल स्टूडियो में नहीं दिख रहा है, आपके किसी भी विजुअल स्टूडियो के वर्जन में अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट प्लस एल है, तो उस पर भी क्लिक करके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या है कि ये हमारा कंट्रोलर है, एक इम्प्लाई का कंट्रोलर मैंने बनाया है। अगर आपको कंट्रोलर बनाना है तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये लगता है कोई फाइल एक्सक्लूड कर दे। कंट्रोलर बनाने के लिए कंट्रोलर फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। तो जो भी हम कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, लाइक कि मान लीजिए कि हम एक नया कंट्रोलर ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड करने के लिए MVC5 कंट्रोलर, यहाँ पर कंट्रोलर का ऑप्शन आएगा, MVC5 कंट्रोलर, उस पर ओके क्लिक करिए। ओके जैसे कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, तो कल भी मैंने ये बताया था कि डे 2 में कि जब भी आप कंट्रोलर बनाएंगे तो कंट्रोलर, ये एक्सटेंशन जो है वो कंट्रोलर का एक्सटेंशन रहना चाहिए। इस कंट्रोलर को एक्सटेंशन को हमें नहीं हटाना है। तो यहाँ बस केवल हमें नाम चेंज करना है। तो लाइक जो भी हम कंट्रोलर यहाँ बनाना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि स्टूडेंट कंट्रोलर, मान लिया कि मैंने एक स्टूडेंट का मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने बनाया और ओके जैसे किया, तो यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइंड कोडिंग होगी जिसको इसका फोल्डिंग बोलते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा। तो साइड में देखेंगे कि हमारा कंट्रोलर जो है वो ऐड हो चुका है। अभी कंट्रोलर ऐड हो चुका है। तो अभी क्या है कि हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, कि इसको व्यू को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, मॉडल को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद कंट्रोलर के इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तीनों को एक साथ, मतलब तीनों को एक साथ कैसे एक व्यू में यूज किया जाता है, कैसे तीनों एक दूसरे पर परफॉर्म होते हैं, वो देखना है हमको। तो उसके लिए कंट्रोलर, जब हमने कोई भी कंट्रोलर ऐड कर लिया, तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मेथड हमें बन के मिलता है इंडेक्स का। तो ये इंडेक्स एक हमारा व्यू है, लेकिन ये व्यू तब परफॉर्म होगा जब इस पर हम कोई व्यू ऐड करेंगे। तो इंडेक्स का व्यू ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं कोई एक नया व्यू बना दे रहा हूँ, लाइक पब्लिक एक्शन रिजल्ट स्टूडेंट लिस्ट। तो स्टूडेंट लिस्ट बना दिया। इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, व्यू को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न व्यू। अभी क्या है, अभी हमारे पास एक स्टूडेंट लिस्ट का एक्शन रिजल्ट है, लेकिन अभी तक हमने कोई व्यू नहीं बनाया हुआ है। मतलब कि CSHTML की कोई ऐसी फाइल नहीं बनी है जो इस व्यू को रिप्रेजेंट करे। तो व्यू बनाने के लिए या CSHTML की फाइल बनाने के लिए हम जिस भी
एक्शन के लिए व्यू बनाना चाहते हैं, उस एक्शन मेथड के अंदर आके हम राइट क्लिक करेंगे। देखिए इस पर डिफरेंस समझिए, जैसे कि अगर मैं बाहर यहाँ पर कहीं भी राइट क्लिक करता हूँ तो ऊपर कहीं भी हमें ऐड व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहीं पर अंदर आके अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास गो टू व्यू और ऐड व्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर गो टू व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक एरर आ रहा है। एरर क्या जनरेट हो रहा है कि कोई भी इसके रिगार्डिंग मैचिंग व्यू नहीं फाइंड हो पाया। तो इसीलिए क्योंकि इसके अभी कोई व्यू ही नहीं बनाया है, तो उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे जाएंगे। ऐड व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर हमसे व्यू का नाम पूछेगा, तो व्यू का नाम जैसे मेथड का नाम है वही हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट पूछ रहा है कि क्या कोई CS की फाइल इंटीग्रेट करना चाहते हैं अभी हम, तो अभी हम कुछ भी इंटीग्रेट नहीं करना चाहते। उसके बाद यहाँ पर पार्शियल व्यू, ये सब दूसरे ऑप्शन है। पार्शियल व्यू एक अलग व्यू होता है, वो भी फ्यूचर में हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एक लेआउट, यूज लेआउट। लेआउट बेसिकली मास्टर पेज की तरह काम करता है, तो अगर हमारे पास कोई मास्टर पेज बना हुआ है या फिर हमारे पास कोई लेआउट का पेज बना हुआ है, देन वी विल इंटीग्रेट द लेआउट पेज, अदरवाइज वी विल लीव इट। ओके, सो लेट मी लीव इट राइट नाउ। सो क्लिक ऑन द एड बटन। यहाँ पर व्यू बन चुका है और कुछ प्री डिफाइंड जो HTML के टैग्स हैं वो बन के आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं जनरली एक आपको दिखा रहा हूँ कि मॉडल जो है, मॉडल या मॉडल का डेटा, मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डेटा को, तो मॉडल कैसे कंट्रोलर के थ्रू व्यू पे आता है, तीनों कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वो मुझे दिखाना है। तो अभी क्या है कि मैं सिंपली एक मॉडल बनाऊँगा और उसको यहाँ बाइंड करके दिखाऊँगा। तो मॉडल बनाने के लिए हम सॉल्यूशन एंड एक्सप्लोरर अपना ओपन करेंगे, मॉडल वाली फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड पे क्लास ओपन करेंगे। अगर यहाँ आपको नहीं मिलता न्यू आइटम पे जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो क्लास एक बनाएंगे, उस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम दे दे रहा हूँ, क्लास का नाम, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट का मॉडल मेरा बन चुका है। स्टूडेंट के मॉडल में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लेंगे, लाइक कि मैं कुछ भी ले लेता हूँ प्रॉपर्टी इंट, मैं यहाँ ले लेता हूँ स्टूडेंट ID, स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम। किसी भी प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए अगर हम PROP और टैब बटन दाबेंगे तो एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो ये फास्ट तरीका है किसी भी प्रॉपर्टी को जनरेट करने का। तो यहाँ पर मैं इंट टाइप का ही एक ले लेता हूँ, स्टूडेंट एज। तो बेसिकली मैं 3 प्रॉपर्टी ले रहा हूँ ऐसे ही दिखाने के लिए। एक ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है। तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी मैंने ले ली। इन 3 प्रॉपर्टीज़ को मैं दिखाऊंगा, मॉडल पे बाइंड करूँगा बेसिकली। तो अभी क्या करते हैं कि हम अपने कंट्रोलर पे आते हैं, होम स्टूडेंट कंट्रोलर पे। इस मॉडल का यूज हम इस स्टूडेंट कंट्रोलर पे करना चाहते हैं, इस मॉडल का यूज हम स्टूडेंट कंट्रोलर पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल का जो भी मॉडल नाम के फोल्डर पे बनाया गया है, तो इस मॉडल का रेफरेंस स्टूडेंट कंट्रोलर में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ऊपर चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा रेफरेंस ऐड है। तो अगर नहीं ऐड है, तो अगर हम उस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, बाय द वे कि मैं लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो मॉडल है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक नेम स्पेस सेट करना पड़ेगा। तो यूजिंग हमारे प्रोजेक्ट का नाम, आपने जिस भी नेम से प्रोजेक्ट लिया है उसका यहाँ पर लिखेंगे नाम। तो MVC 7 डेज मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, तो यहाँ पर MVC 7 डेज हिंट में आया। आपके लिए आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो यूजिंग MVC 7 डेज या यूजिंग प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स, यहाँ पर मॉडल्स आ गया। तो अब ये मॉडल फोल्डर को एक्सेस कर पा रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम की क्लास एक्सेस हो पा रही है, स्टूडेंट नाम की क्लास को हम यूज कर पा रहे हैं। तो ये हमने लिखा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हम अपने स्टूडेंट लिस्ट पे रिटर्न करेंगे। ठीक, तो लिस्ट बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, var_lst स्टूडेंट इक्वल टू न्यू लिस्ट। ये मैं लिस्ट बनाता हूँ, लेकिन लिस्ट में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अभी हार्ड कोडेड डेटा डालता हूँ, मतलब यहीं से कुछ डेटा बना के नए नए स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट बना के इस लिस्ट में पास करेंगे। फ्यूचर में हम इसको डेटाबेस से लाकर यहाँ पर बाइंड करेंगे। यहाँ पर आप डेटाबेस से भी बाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यू लिस्ट हमने बनाई, इस लिस्ट में हम कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो भी स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट। तो
क्योंकि जिस टाइप की लिस्ट रहेगी, अभी लिस्ट में एक गलती कर रहे हैं, यहाँ पर हमें लिस्ट में टाइप इसका बताना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ, ये स्टूडेंट टाइप की लिस्ट है। तो अगर स्टूडेंट टाइप की लिस्ट है तो यहाँ पर हम स्टूडेंट ही पास करेंगे, क्योंकि जिस टाइप की लिस्ट होती है उसी टाइप का डेटा हमें पास करना होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टाइप का पास कर रहा हूँ डेटा में। तो न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट में यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से सेट करूँगा, लाइक आईडी, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1 मैं दे रहा हूँ। आप कोई भी डेटा यहाँ पास कर सकते हैं। नेम, स्टूडेंट नेम मैं दे रहा हूँ। स्टूडेंट नेम में मैं दे रहा हूँ एलन। और एज, स्टूडेंट एज में मैं पास कर दे रहा हूँ 22। ये एक डेटा मैंने पास किया। एक और डेटा मैं पास करता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2, नेम इक्वल टू मैं नेम यहाँ पर राहुल पास कर देता हूँ, और एज में पास कर देता हूँ 30। फिर मैं यहाँ पर एक और डेटा पास कर देता हूँ, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 3, नेम इक्वल टू RJ, एज इक्वल टू 12, कोई भी। तो यहाँ पर 3 डेटा जो है वो हमने पास करे स्टूडेंट टाइप की 3 डेटा को। लिस्ट क्या होता है? कि लिस्ट एक कलेक्शन होता है, लिस्ट डेटा का कलेक्शन होता है। जिस भी टाइप की लिस्ट हम बनाते हैं उस टाइप का डेटा हमें पास करना पड़ता है। तो हमने अभी यहाँ स्टूडेंट टाइप की लिस्ट बनाई, तो इसलिए स्टूडेंट में मैंने 3 स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, स्टूडेंट टाइप का डेटा पास कर दिया, उन डेटा को यहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक, तो ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई। लेकिन इस लिस्ट को हम भेजना चाहते हैं, मतलब कि अपने इस लिस्ट के डेटा को जो है वो हम अपने व्यू पे पास करना चाहते हैं। इसका जो भी रिप्रेजेंट करता है, जो भी व्यू इस मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एक्शन पे या उस व्यू पे हमें इसको पास करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कई तरीके हैं उसको पास करने के लिए। यहाँ पर या तो मैं व्यू बैग या व्यू डेटा या टेम्प डेटा किसी का यूज करके, कोई व्यू स्टेट का यूज करके मैं यहाँ से डेटा पास कर सकता हूँ स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे व्यू में ही व्यू डेटा पास कर सकते हैं। तो मैं व्यू में डेटा पास करके दिखा रहा हूँ। फ्यूचर में मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे व्यू बैग, व्यू डेटा या टेम्प डेटा का यूज करके आप इस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें _LST जो जिस भी वेरिएबल में हमने इसको कैच कर रखा है, ये वेरिएबल हम ये ऑब्जेक्ट हमें पास कर देना है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर पास हो गया, लेकिन अभी इसको कैच नहीं किया गया। उसको कैच करने के लिए अभी क्या है, मैंने बताया कि जब भी आप राइट क्लिक करेंगे इस मेथड एक्शन मेथड के अंदर, जब भी कहीं भी आप राइट क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऐड व्यू का, एक गो टू व्यू का। तो हमने गो टू व्यू करेंगे क्योंकि हमें ऐड व्यू किया। तो गो टू व्यू अगर हम करेंगे तो इस व्यू पे हम सीधे आ सकते हैं। ठीक, तो व्यू तो आ गया। अभी यहाँ पे हमें वो डेटा बाइंड करना है, हमें देखना है कि वो डेटा मिल कैसे सकता है। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, जो भी डेटा, अगर कोई भी डेटा कंट्रोलर के एक्शन मेथड से व्यू पे रिप्रेजेंट करती है तो वो डेटा एक मॉडल नाम के वेरिएबल में आती है, कैपिटल में मॉडल। अगर हम यहाँ पर कहीं भी कैपिटल में मॉडल लिखे तो ये देखिए मॉडल हमें हिंट में मिल रहा है। ठीक, तो ये एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डायनेमिक लिखा हुआ है। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि ये इसमें लिस्ट ही है, ज़रूरी नहीं कि इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी डेटा आ सकता है जो भी आप व्यू पे रिटर्न करेंगे। याद रखिए, जब भी आप किसी भी व्यू से, कोई भी व्यू हो, जब भी आप किसी भी व्यू से यहाँ पर जो भी डेटा रिटर्न करेंगे वही डेटा उस मॉडल में आता है। मतलब कि यहाँ से रिटर्न होते समय अगर ये ब्लैंक है तो वो डेटा ब्लैंक रहेगा, अगर यहाँ से आपने कोई डेटा पास कर दिया है तो वही डेटा, अगर यहाँ पर आपने लिस्ट टाइप का डेटा पास किया है तो वहाँ पर व्यू में आपके लिस्ट टाइप का डेटा मिलेगा। अगर स्ट्रिंग पास है तो स्ट्रिंग मिलेगी, ऑब्जेक्ट पास है तो ऑब्जेक्ट है, सिंगल स्टूडेंट है तो सिंगल स्टूडेंट का डेटा मिलेगा। तो जो डेटा यहाँ से पास होता है वो ही डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि यहाँ पर जिस टाइप का भी डेटा हम यहाँ पास करेंगे ये एक्ट भी उसी टाइप के डेटा की तरह करेगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए, एक्ट कराने के लिए हम इस टाइप के डेटा को यहाँ पर एक्सेस करेंगे मॉडल में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ @मॉडल। ये स्मॉल मॉडल रिप्रेजेंट करता है कि इस मॉडल को किस तरीके से एक्ट कराना है, क्या क्या किस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट कराना है। तो मैं अभी मैं जो डेटा पास कर रहा हूँ वो एक लिस्ट टाइप का डेटा है। तो मैं यहाँ पे एक एनुमरेबल टाइप का लिस्ट लूँगा। तो मैं इस डेटा को बताऊँगा कि ये एनुमरेबल टाइप का लिस्ट है। एनुमरेबल क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है वो एनुमरेबल इंटरफेस में सेव किया जा सकता है, तो इसलिए मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि ये स्टूडेंट टाइप का है तो स्टूडेंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है MVC 7 days। तो मैं लिखता हूँ MVC, क्यों प्रोजेक्ट का नाम? क्योंकि मुझे उस मॉडल को एक्सेस करना है। तो मैं पूरा नाम यहाँ पर पूरा नेम स्पेस दूंगा। तो MVC 7 day डॉट
मॉडल्स डॉट स्टूडेंट। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मेरा डेटा है वो स्टूडेंट टाइप का है, इतने नेम स्पेस से इसको मैं एक्सेस किया हूँ उस फोल्डर के थ्रू। ठीक, तो ये चीज़ आ गई। तो अब ये मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक हेडिंग दे दे रहा हूँ, एच आर टैग दे रहा हूँ, ऊपर एक हेडिंग दे दे रहा हूँ कि स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ से टेबल में मैं कुछ विद दे रहा हूँ, थोड़ी सी यानी विद में दे दे रहा हूँ 80%, बॉर्डर 1, और ये हमारी टेबल हो गई। इसमें मैं टी हेड देता हूँ हेडिंग्स बताने के लिए। तो टी हेड TR TH में मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम, यहाँ पर नेम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ एज, और कौन सा डेटा है ID नेम एज। ओके, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ID या स्टूडेंट ID, ये डेटा यहाँ पर क्या टी हेड में हमारी हेडिंग्स बन गई। मैं टी बॉडी में इस डेटा को बाइंड करना है। टी बॉडी में डेटा बाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर अब एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी डेटा मॉडल्स में आया हुआ है उस डेटा को बाइंड करने के लिए। तो लूप की जो ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम बाइंड कर सकते हैं, लेकिन बाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने पहले मॉडल को चेक करूँगा। ऐसा तो नहीं मॉडल इम्पटी है, क्योंकि अगर हम इफ से ये चेक नहीं करेंगे कि मॉडल इम्पटी है या मॉडल में कोई डेटा है कि नहीं है, तो हमारे डेटा में एरर आ सकती है, हमारे पेज पे एरर आ सकती है। तो पहले हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इफ़ मॉडल इज़ नॉट इक्वल टू नल, मॉडल नल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे इफ़ मॉडल डॉट काउंट, यानी कि लिस्ट अगर नल नहीं है तो क्या लिस्ट में कोई वैल्यू है, कोई रिकॉर्ड है। अगर उस काउंट ग्रेटर देन 0, यहाँ पर जितने भी हम डॉट से परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ें, ये एक लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमने लिस्ट टाइप का डेटा बता रखा है इसको। अगर हम यहाँ पर किसी और टाइप का डेटा बताएंगे तो वो उसको परफॉर्म करेगा। यहाँ पर इससे ये एक्ट करता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो ग्रेटर देन 0, अगर हम मॉडल में डेटा है और उसकी डेटा 0 से बड़ा है उसका काउंट, तो फिर यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप चलाएंगे। फॉर ईच आइटम इन मॉडल। यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, मॉडल कलेक्शन का नाम है, फॉर ईच कलेक्शन पे काम करता है। तो इसमें मॉडल में हमारी सारी लिस्ट आई हुई है। आइटम एक वेरिएबल का नाम है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं सिंपली एक स्टूडेंट ले सकता हूँ या केवल ST ले सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। अब बार बार हमें बनाना क्या है, हमको TR बनाना है, बार बार TR रिपीट करना है। तो TR और TR में TD हमें बाइंड करनी है। तो TD में सबसे पहले हमें क्या बाइंड करना है, हमें स्टूडेंट की ID बाइंड की। तो ST डॉट स्टूडेंट ID, ये हमने ID बाइंड की इसकी। फिर TD में @ सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये रेजर सिंटेक्स है ये। डॉट, फिर हम नेम बाइंड करेंगे। उसके बाद TD @ST डॉट स्टूडेंट एज हम बाइंड करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने बाइंड कर दी यहाँ पे। ये चीज़ें हमने बाइंड कर दी। उसके बाद हम देखेंगे, इसको रन कराएंगे। रन करा के हम देखेंगे कि क्या डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रन कराएंगे अपने कमांड को। यहाँ पर हम अपना कंट्रोलर देख रहे हैं, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर पे यहाँ पर हम एक चीज़ बताने चाहिए कि यहाँ पे जो एक्शन लिखा हुआ है गेट मेथड, तो जो भी डेटा फर्स्ट टाइम में लोड होता है, जो भी डेटा एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट टाइम में, जब भी बेसिक एप्लीकेशन को हम रन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में जो भी व्यू लोड होता है, जो भी एक्शन मेथड चलता है, तो वो उसका गेट मेथड होता है। तो ये बात ज़रूरी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी गेट मेथड में और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो अभी जो भी एग्जीक्यूट होगा मेथड, जो भी स्टूडेंट लिस्ट का, जो यहाँ स्टूडेंट लिस्ट दिख रहा है, इसका जो भी ऑब्जेक्ट अभी रन होगा, जो भी मेथड रन होगा, तो वो बेसिकली एक HTTP गेट मेथड होगा। HTTP गेट को
उसके साथ उसके एट्रीब्यूट को रखना ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट नहीं रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है HTTP का कि ये HTTP गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है, तो वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो HTTP गेट मेथड होता है। लेकिन जब भी हम कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर रख देते हैं, अभी मैं रख के दिखाऊंगा यहाँ पर एक एट्रीब्यूट, तो जब भी एट्रीब्यूट हम यहाँ रख देते हैं तो वो HTTP की उस एट्रीब्यूट का हो जाएगा, चाहे वो HTTP पोस्ट हो, चाहे पुट हो या डिलीट हो, तो वो उस HTTP एट्रीब्यूट का हो जाता है। MVC के एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम में रन होने में टाइम लेते हैं, तो मे बी इस वजह से टाइम ले रहा है। और दूसरी चीज़ की MVC के एप्लीकेशन को आप अच्छे से यूज करना चाहते हैं, अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो अगर आपके सिस्टम की रैम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेटर चलती है। वैसे प्रेफरेबल जो रैम होती है वो 8 GB हो सकती है अगर आपके पास HDD है। अगर 4 GB रैम है आपके पास, तो आपके पास अगर HDD है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जब भी न्यू लैपटॉप परचेज़ करें तो उसमें ये ध्यान दें कि HDD का ले। HDD बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। तो और फर्स्ट टाइम में इसमें टाइम लगता है MVC के एप्लीकेशन रन होने में, लेकिन उसके बाद जब हम रन करके कंपाइल करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है।
एप्लीकेशन लोड हो चुका है, इसका फ्रंट पेज आया हुआ है यहाँ पे। तो हम अपने पेज पे नेविगेट करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा पेज किस पेज पे है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो भी हमने कोडिंग की रखी है जिस भी पेज की, वो किस कंट्रोलर पे है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये स्टूडेंट कंट्रोलर है। अब स्टूडेंट कंट्रोलर में हम ये देखेंगे कौन सा हमारा एक्शन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट का हमारा जो है एक्शन है, तो हम स्टूडेंट लिस्ट पे जाएंगे, मतलब कि अपने कंट्रोलर का नाम स्लैश एक्शन का नाम, उस पर हम नेविगेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम अपने आते हैं प्रोजेक्ट के यूआरएल पे। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट स्लैश एक्शन का नाम करके हम एंटर करेंगे। तो हम देखेंगे हमारा डेटा आ चुका है, हमारे वो डेटा आ चुका है जो भी हमने हार्ड कोडेड वो लिस्ट बाइंड की थी। ठीक, तो 1 2 3 यही हमने बाइंड किया था। तो जो भी डेटा हमने बाइंड किया था वो डेटा आ गया है, मतलब कि हमने इंटीग्रेट करके देखा कि कैसे मॉडल से व्यू में डेटा कंट्रोलर पे डेटा आता है, कैसे मॉडल का यूज करके हम कंट्रोलर पे बनाते हैं और कंट्रोलर से फिर डेट व्यू पे लेके जाते हैं। तो ये इसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। आप ब्रेक पॉइंट लगा के भी चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, इसके एक्शंस किस तरीके से चल रहे हैं। तो ये चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ हम इसमें ये समझते हैं कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड क्या है। ठीक, तो मैंने बताया कि जो भी चीज़ें आप लोड कर रहे हैं, जैसे भी अपने अपने पेज को रन कराते हैं, अपने मेथड्स को रन कराते हैं, अपने एमवीसी एप्लीकेशंस को रन कराते हैं, तो फर्स्ट टाइम में जो भी रिक्वेस्ट जाती है वो एचटीटीपी गेट मेथड के साथ जाती है। तो इसके डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स जो पेज बना हुआ है तो इस पर लिखा हुआ है गेट मेथड, ये एचटीटीपी गेट। तो ये जो गेट मेथड लिखा हुआ है, तो जैसे पेज हम लोड लेंगे गेट मेथड चलेगा। तो इसको हम एक बार ब्रेक पॉइंट को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ एचटीटीपी गेट। तो ये एट्रीब्यूट अगर मैं लगाऊं तब भी ये गेट मेथड है, अगर मैं नहीं लगाता हूं तब भी ये स्टूडेंट लिस्ट जो है इसका गेट मेथड ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ इसी नाम का मैं एक पोस्ट मेथड बना लेता हूं, यहाँ पर सेम तरीके से ये बनेगा। शॉर्टकट में हमें बनाने के लिए इस मेथड को हम MVC4 टैब बटन दाबेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। बाकी इसको आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका नाम सेम नाम कर देता हूँ ताकि इसका पोस्ट मेथड बने। तो सेम नाम से मैंने ये बना लिया, लेकिन अभी भी ये गेट मेथड की तरह काम करेगा। और इसके बाद ये जो एरर आ रही है ये मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार हम सेम नेम से दो मेथड्स नहीं बना सकते हैं सेम क्लास में। ठीक, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी पैरामीटर देने पड़ेगा, कोई भी पैरामीटर लाइक इंट ए एनीथिंग। तो यहाँ पर कोई भी पैरामीटर जब दूंगा तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्यों ये ओवरलोडेड है, ये ओवरलोडेड नहीं है, इसमें कोई भी पैरामीटर पास, ये पैरामीटराइज्ड है, हालांकि ओवरलोडेड तो दोनों है। तो इसके लिए इसको हमें HTTP गेट बनाना पड़ेगा, HTTP पोस्ट बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने HTTP पोस्ट बना दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं HTTP पोस्ट पे भी ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और गेट पे भी लगाऊंगा। तो ये मैंने दोनों पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हम ये रन कराने के बाद हम ये देखेंगे कि जब पेज रन होता है तो ये किस मेथड के पास जा रहा है, HTTP गेट के पास जा रहा है या पोस्ट के पास जा रहा है। तो हम रन कराते हैं एप्लीकेशन को फिर से।
एप्लीकेशन रन हो गया है। हम देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट पे नेविगेट करेंगे, यूआरएल पे नेविगेट करेंगे तो नहीं, ये यूआरएल नहीं हमने जो बनाया है /student, ये यूआरएल बनाया है। तो इस यूआरएल पे जैसे ही नेविगेट करते हैं तो हम देखेंगे कि कंपाइलर जो है वो HTTP गेट मेथड पे आया है, ना कि पोस्ट मेथड पे आया है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पेज लोड होता है तो सबसे पहले HTTP गेट मेथड चलता है। तो गेट मेथड आया है, सबसे पहले लोड हुआ है, तो इसको हम जैसे रन करा देंगे तो हमारा गेट मेथड जो है वो लोड हो जाएगा। गेट मेथड चल गया, ठीक। तो डेटा को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हमें कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना है, लोड इवेंट पे दिखाना है, पेज के लोड इवेंट पे कोई डेटा बाइंड करना है या लोड इवेंट पे डेटा दिखाना है, तो कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, हमें पेज के लोड इवेंट पे वो डेटा चाहिए, तो उस डेटा की बाइंडिंग या उस डेटा का जो कोड होगा वो हम HTTP गेट मेथड के अंदर करेंगे। HTTP गेट मेथड मतलब ये स्टूडेंट लिस्ट के दो मेथड, लेकिन यहाँ पर HTTP गेट वाले पे हमने कोड लिख रखा है। अगर मैं HTTP पोस्ट पे लिख दूँ तो ये नहीं चलेगा, तो गेट पे हमें ये लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ HTTP गेट मेथड की तरह, ठीक। अब उसके बाद इसी पेज पे हम इसके व्यू पे जाते हैं, गो टू व्यू पे जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद सिंपली हम क्या करते हैं कि जो डेटा बाइंड हो रहा है इस डेटा के जस्ट ऊपर BR टैग में लगा देता हूँ ताकि ये स्क्रॉल आ जाए। यहाँ पे मैं सिंपली एक यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ, और फॉर्म में मैं एक्शन में यूआरएल पास करूंगा। किसका यूआरएल? जिस मेथड पे मुझे इस डेटा को पोस्ट करना है, कोई भी सिंपल सा डेटा मुझे जिस मेथड पे पोस्ट करना है। तो अभी जो मुझे डेटा पोस्ट करना है वो मैं स्टूडेंट लिस्ट के डेटा पे पोस्ट करूंगा, वो मतलब यहाँ पर मैं डेटा पोस्ट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा पोस्ट करना चाहता हूँ या कोई भी पोस्ट एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इस पाथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस कंट्रोलर के अंदर है कि कौन सा एक्शन है। तो पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आप कभी भी ऐसे पाथ नहीं स्पेसिफाई करें, स्लैश करके, ये हार्ड कोड जिसको बोलते हैं, लाइक स्टूडेंट स्लैश दिस। ये चलता तो है लेकिन ये कभी कभी ये दिक्कत करती है। ये दिक्कत कहाँ करता है? जब भी हम होस्टिंग सब डोमेन के अंदर करते हैं या किसी डोमेन के अंदर करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर करते, फोल्डर्स के अंदर जब हम होस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं, पाथ रिजॉल्व होने में दिक्कत है। तो सबसे बेटर जो तरीका होता है किसी भी यूआरएल को स्पेसिफाई करने का व्यू के अंदर, तो उसके लिए हम @URL का यूज करेंगे, @URL.action, ये इसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा एक्शन है। तो कंट्रोलर का नाम हमारे क्या है? सबसे पहले कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट, ये हमारे कंट्रोलर का नाम हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम नहीं, पहले एक्शन का नाम रहेगा फिर कंट्रोलर का नाम रहेगा। तो एक्शन का हमारे नाम ये है स्टूडेंट लिस्ट, और फिर हम बताएंगे ये कौन से कंट्रोलर का है। तो कंट्रोलर हमारा क्या है? स्टूडेंट स्टूडेंट कंट्रोलर के एक्स का मेथड है, ठीक। अब यहाँ पर हम बताएंगे इसका मेथड कौन सा है। तो मेथड अभी हम पोस्ट हम करने जाए तो यहाँ मैंने मेथड पोस्ट लिख दिया, ठीक। यहाँ पर मैं सिंपली एक इनपुट लूँगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये दिखाने के लिए कि डेटा पोस्ट किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर इसका कोई भी नेम दे दूँगा, लाइक मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ठीक। या फिर जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टूडेंट नेम की है सेम प्रॉपर्टी में दे देता हूँ। यहाँ पर कोई भी आप नेम दे सकते हैं, जो नेम देंगे वहाँ पर उसी नेम से एक्सेस होगा। तो मैं नेम दे रहा हूँ। यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, बटन टाइप सबमिट टाइप का बटन लूँगा। पोस्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए सबमिट टाइप का बटन होना ज़रूरी है। तो मैं सबमिट टाइप का बटन ले लेता हूँ, इस बटन पे नाम लिख दे रहा हूँ, इसका मैं नाम सबमिट दे रहा हूँ, ठीक। तो अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा इस पेज को, फिर से गेट मेथड चला, यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बन के आया हुआ है और यहाँ पर एक बटन बन के आया हुआ है, ठीक। तो इस इनपुट बॉक्स पे कुछ भी हम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड में यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू हम ले लिए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई और भी वैल्यू पास कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं एक फॉर्म कलेक्शन ले लेता हूँ। फॉर्म कलेक्शन क्या, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और जो इसका नाम मैं सेम ऐसे दे देता हूँ, इसका नाम ये। अब मैं फिर से रन कराता हूँ इसको।
URL से नेविगेट करेंगे तो URL जो है स्टूडेंट लिस्ट है, तो इसको रिप्रेजेंट नेविगेट कर लिया हमने। कोई भी डेटा हम लिखते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जब इस वेरिएबल पर हम होवर करेंगे, पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि HTTP पोस्ट मेथड पे हमारा मेथड हिट किया है, गेट मेथड पे नहीं हिट किया है। तो यही डिफरेंस है। जब भी हम पेज लोड किए थे तो पहली बार हमारा HTTP गेट मेथड पे किया था, लेकिन हमने कोई भी डेटा जब वहाँ से पोस्ट किया तो वही डेटा HTTP पोस्ट मेथड से, वहाँ पर जो भी डेटा फॉर्म के अंदर लिखा गया होगा वो सारा का डेटा यहाँ पोस्ट होगा। पोस्ट होने के लिए यहाँ पर हम जब होवर करके देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा डेटा आया हुआ है। हमारा डेटा ये जो भी हमने उस इनपुट बॉक्स में डाला था, क्योंकि इसका जो नेम था वो इसी नेम से हमने वेरिएबल लिए, इसलिए उस नेम पे ये डेटा आ गया है। अब जैसे हम यहाँ पर रिटर्न व्यू पे कंटिन्यू करेंगे तो अभी देखेंगे कि ये डेटा नहीं आया। क्या नहीं आया? क्यों नहीं आया डेटा? इसलिए नहीं आया ये डेटा क्योंकि जो भी अभी क्या हुआ, अभी हमने पोस्ट मेथड किया, अभी हमने जब सबमिट किया था तो पोस्ट मेथड हिट हुआ था, और पोस्ट मेथड से ये रिटर्न व्यू हुआ, और व्यू जो रिटर्न हुआ है वो एक ब्लैंक व्यू रिटर्न हुआ है, खाली व्यू रिटर्न हुआ है जिसमें कोई डेटा नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा गेट मेथड पे भी आए और उसके बाद पोस्ट मेथड पे वही डेटा आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इसी कोड को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। या बेसिकली हम ये कहें कि हमें जो बाइंड करने का, मेरे डेटा को बाइंड करने का जो कोड होगा वो हमको इस मेथड पे भी लिखना पड़ेगा और इस मेथड पे लिखना पड़ेगा, फिर दोनों से इस व्यू को रिटर्न कर देना पड़ेगा सिंपली। तो इससे क्या होगा कि चाहे हम गेट मेथड को परफॉर्म करें चाहे हम पोस्ट मेथड को परफॉर्म करें, दोनों ही केस में हमारा डेटा बाइंड होगा। और इस तरह से हम HTTP गेट को परफॉर्म कर सकते हैं, HTTP पोस्ट को परफॉर्म करें। उसके लिए मैं एक सिंपल से बता दे रहा हूँ कि जैसे कि यही मेथड हमें 2 बार यूज करना है। तो मैं एक मेथड बना दे रहा हूँ अलग से, जिसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ पब्लिक मैं यहाँ डेटा को बाइंड करने के लिए रिटर्न टाइप लिस्ट ले रहा हूँ, पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ बाइंड गेट स्टूडेंट लिस्ट। और उसके बाद ये जो पूरा मेरा कोड है, इस कोड को मैं उठाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। और उसके बाद ये जो लिस्ट आ रही है स्टूडेंट की, इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न। अब क्या होगा कि ये जो मेथड मैंने यहाँ कॉल किया हुआ है, इसमें हम इसको ना कॉल करके हम सिंपली गेट मेथड को कॉल कर लेंगे, उसमें गेट स्टूडेंट लिस्ट, ये सिंपली मैं कॉल कर देता हूँ। अब ये पूरा का पूरा डेटा क्या होगा, वहाँ से एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद रिटर्न कर देगी लिस्ट को, ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगा। अब सेम डेटा मुझको यहाँ भी बाइंड करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट स्टूडेंट लिस्ट। इससे ये हुआ कि 2 जगह हमें कोड नहीं लिखना पड़ा, एक ही जगह हमने कोड लिखा, उसके बाद उस मेथड को हमने कॉल कर लिया, उसको हमने गेट पे भी कॉल कर लिया, पोस्ट पे भी कॉल कर लिया। तो यहाँ पर पोस्ट एक्शन हो गया, यहाँ पर गेट एक्शन हो गया। तो इस तरीके से भी डेटा को परफॉर्म किया जा सकता है, इजीली तरीके हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया। और उसके बाद क्या नाम है कि हमने इंटीग्रेट किया मॉडल व्यू कंट्रोलर को, उसके बाद हमने HTTP गेट को समझा, HTTP पोस्ट को समझा। HTTP पोस्ट में डेटा को पोस्ट करने के लिए और भी बहुत से मेथड्स होते हैं, उसको हम फ्यूचर में समझेंगे किस तरह से और मल्टीपल तरीके से डेटा पोस्ट किया जा सकता है, कितनी आसानी से मल्टीपल बल्क डेटा को पोस्ट किया जा सकता है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो भी डेटा हो वो मुझे बता सकते हैं, इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए ज़रूर हेल्प करूँगा जो भी हो सकता है। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू।